बाजार 10 से 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और आज हम फिर से हाजिर हैं इस हफ्ते के आखिरी दिन। अच्छा लगता है जब हफ्ते का आखिरी दिन आता है और आपके कहे अनुसार अगर पूरा हफ्ता या आपके एनालिसिस के अनुसार पूरा हफ्ता निकल जाए तो आपके लिए और बेहतर हो जाता है। तो खैर काफ़ी हद तक हमको इस चीज़ की खुशी है कि जो एनालिसिस हम कर पा रहे हैं या जो हम आपसे सीख पा रहे हैं, गेस्ट से सीख पा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरेक्टिव चैनल है तो इसके अंदर सब लोगों का योगदान है। तो जो हम सबसे सीख पा रहे हैं वो हमको सब दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो ये अच्छा लग रहा है इस सारी चीज़ों को देखते हुए। खैर आज हम फिर से हेडलाइंस के साथ शुरुआत करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी का एक आउटलुक आपके सामने रखेंगे, थोड़ा ऑप्शंस का ट्रेड आपको बताएंगे। कल 11,400 वाली कॉल से जिसको भी प्रॉफिट हुआ उन सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई। 6 रुपये का रेट पे हमने उसको आइडेंटिफाई किया था। हमने मेरी लैंग्वेज पे अगर आप जाते हैं तो मैंने सीधा सीधा ये नहीं कहा था कि आप इसको खरीद लो, 6 रुपये का लॉस होगा। लेकिन हाँ, इतना मैंने कर ज़रूर दिया था कि अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। काफ़ी सारे लोगों ने खरीदा भी, 2-4 लोगों ने मैसेज करके भी मेरे को बताया कि यस हमने कल 11,400 वाली कॉल से बेनिफिट उठाया। खैर वो अलग चीज़ है, ऐसे मौके बार बार हमको मिलते रहेंगे। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन ऑन डे ऑफ अ थर्सडे वो तो बिल्कुल लकी ड्रॉ टाइप हो गया। मतलब उसमें तो क्या है, 10 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये वाली जो कॉल पुटें होती हैं उसके अंदर बहुत अच्छा स्विंग मिल जाता है, अगर स्विंग मिलना होता है तो थर्सडे वाले दिन तो आप पक्का से पक्का जुड़ा ही करो। कोशिश भी हमारी रहती है कि वेडनेसडे या थर्सडे दोनों में से कोई एक ऐसी दिन, एक ऐसी कॉल ढूंढ लें जिसमें मिनिमम से मिनिमम रिस्क हो और मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा हेडलाइंस पे आते हैं। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक भी है, फिर उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले आता है जरा हेडलाइंस पे, एक एक करके हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर आती चलेगी। पहली हेडलाइंस है हिंदुस्तान कॉपर। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके नतीजे आ रहे हैं और इसके नतीजे आते समय आप इसका ध्यान रखिएगा, ये फ़र्क डालेगा अपने शेयर्स पे। वजह क्यों थी, क्यों मैं इसके बारे में बोल रहा था। हिंदुस्तान कॉपर, असल में जो कॉपर है वो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा कंज्यूमर है। बनाता भी वही है और प्रोड्यूस भी वही करता है। सारा वाद विवाद चाइना से शुरू हुआ, लॉकडाउन चाइना से शुरू हुआ, आपके कॉपर का आदान प्रदान चाइना से ख़त्म हुआ, ग्लोबल चाइना में दिक्कत हुई उनके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी, तो कॉपर के प्राइजेस थोड़े से श्रिंक हुए थे। तो हिंदुस्तान कॉपर के बारे में मेरे को ये था कि प्रॉफिट तो आएगा, बट प्रॉफिट कितना आएगा उसको लेकर मैं थोड़ा डाइसी था। बट इनके प्रॉफिट्स के नंबर ठीक है, 40% इन्होंने प्रॉफिट राइज किया है और 29 करोड़ रुपए इन्होंने इस बार दर्ज किया, जो कि 21 करोड़ से बढ़कर आया। दूसरा, इनका रेवेन्यू मॉडल भी ठीक आया। ठीक है, तो वहाँ पर भी इन्होंने 41% की प्रॉफिट गेन किया और जो नंबर्स आए वो 431 करोड़ आए हैं 304 करोड़ के मुकाबले। लेकिन जो दिक्कत एक्चुअली किसी भी देश के या किसी भी कंपनी को होती है जब मैन्युफैक्चरिंग शटडाउन हो जाता है, वो होता है अबिटा, कामकाजी मुनाफा। कामकाजी मुनाफा इनका कम हुआ, वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, बट कामकाजी मुनाफा इनका कम हुआ है। कुल मिला के अगर आप मेरे नंबर में 3 पैरामीटर्स देखेंगे तो 2 पैरामीटर्स में नंबर ठीक, एक पे खराब है। जो खराब है उसकी वेटेज ज़्यादा है, तो इसलिए मेरे लिए ये चेक एंड बैलेंस हो गया। 2 अच्छे पॉइंट आने पर रेवेन्यू मॉडल ठीक हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक हुई, लेकिन अबिटा गिरा हुआ है। तो इसलिए मैंने अबिटा की वेटेज को काउंट करते हुए इसके नंबर्स पे तो मैंने इसको चेक एंड बैलेंस करके इसको बराबर बराबर ही रेटिंग दे रहा हूँ। इससे मेरे को खास बड़ी एक्साइटमेंट नहीं है हिंदुस्तान कॉपर्स के नंबर के बाद। खैर आगे बढ़ते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर, ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है 2 बड़ी वजहों से, क्योंकि एक तो ये बता रहे हैं कि इनका जो टोटल फर्टिलाइजर की सेल है वो 23 लाख मीट्रिक टन रही है और जिनकी प्रोडक्शन है वो 16 लाख मीट्रिक टन यूरिया की रही है अप्रैल जून के अंदर। 2 आंकड़े इन्होंने दिए हैं, सेल्स के आंकड़े और प्रोडक्शन के आंकड़े। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो जो कोरोना वायरस हुआ उसने एक सेक्टर जिसको बिल्कुल भी नहीं छुआ या बिल्कुल भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाया था, वो था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के लिए आए, उसमें दिक्कत थी, लेकिन एग्रीकल्चर में इंडिविजुअली कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरा, मानसून अच्छा आया, सेकंड हाफ में मानसून की स्पीड थोड़ी ज़्यादा ठीक रही। तो दूर दराज के एरिया में कुछ एक जगहों पर बाढ़ का हिस्सा छोड़ दें जो हर बार ही रहता है, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेट बारिश होती है, कहीं एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा, कहीं एक जगह बहुत कम। लेकिन ओवरऑल मानसून के जो नंबर्स हैं अभी तक के वो बेहतर है। तो एक तो मानसून बेहतर था, दूसरा कोरोना काल का इफेक्ट नहीं था एग्रीकल्चर पे। तीसरा, चीप लेबर मिल गई थी, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोग अपने गाँव में गए और उस समय बुआई का सीजन ही था। उससे पहले कटाई और बाद में बुआई, दोनों वो करके आए या दोनों वहीं कर रहे हैं। तो लेबर, फर्टिलाइजर प्लस मानसून, इन तीनों ने एग्रीकल्चर के बारे में। अच्छा, आरबीआई की जब रिपोर्ट भी आई थी उन्होंने ये कहा है कि उनको ऐसा लगता है कि इस बार का जो
फूड क्रॉप का जो प्रोडक्शन रहेगा वो ठीक रहेगा, इन्फ्लेशन कम रहेगी आने वाले दिनों में। तो एक अच्छा साइन था एनएफएल के लिए, राष्ट्रीय फर्टिलाइजर्स के लिए, और भी कई फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनके लिए भी। खैर, ट्रेड को लेंगे नहीं लेंगे। अर्निंग्स आज आईआरसीटीसी के नंबर, भेल के नंबर, अदानी गैस का नंबर, बीएफ यूटिलिटीज के नंबर, आईटीडीसी के नंबर, आज नंबर है जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार के नंबर, आज है प्रीमियर एक्सप्लोसिव के नंबर, आज रेल विकास निगम के भी नंबर हैं। तो इन सब के नंबर्स हैं, इंडेक्स पे कोई फर्क नहीं डालने वाला, सारी स्मॉल टू मिड कैप कंपनीज हैं, तो इस पर इंडिविजुअल असर पड़ेगा। आईआरसीटीसी के नंबर इंटरेस्टिंग होंगे और भेल के नंबर इंटरेस्टिंग होंगे बस, और मेरे लिए कुछ ज़रा इंपॉर्टेंस नहीं रखता इस पर। नेक्स्ट आते हैं एक और सीएलएसए की रिपोर्ट पे, खबर पे। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर आई है रिपोर्ट। आईसीआईसीआई बैंक की जो रिपोर्ट आई है ना सीएलएसए की, इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2 वजह से टाइमिंग इंटरेस्टिंग है। पहला, एक तो आईसीआईसीआई अपने लगता है कि सारे जो दिक्कत है वीडियोकॉन वाले वो पीछे हटा चुका है। हालांकि परसों ही खबर आई थी कि चंदा कोचर के जो हस्बैंड है दीपक कोचर, उनको अरेस्ट कर लिया गया ईडी द्वारा। ये तो तय ही है, फिर गिरफ्तारी, केस चलना, चंदा कोचर के हस्बैंड होना। चंदा कोचर उस समय मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये तो बताती है कि वीडियोकॉन में लेके कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई होगी। तो अभी क्यों गिरफ्तारी फिर हो रही? इतने होने तो छूटने की बारी होती, फिर गिरफ्तारी हो रही। तो ये तो पता लग ही रहा है कि आईसीआईसीआई के अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन एक ही चीज़ और पता लग रही है इससे कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में भी अगर कोई देश की या इंटरनेशनल बड़ी नोडल एजेंसी ये कह दे कि आईसीआईसीआई को हम बाय दे रहे हैं और हमारा मानना है कि अपनी एक ग्रोथ एनुअलाइज्ड जो ग्रोथ रेट है उसको पालेगा, जो कि 15% है, इसका मतलब बिजनेस पे इफेक्ट नहीं है। वो केस अलग चीज है, बिजनेस अलग चीज है। यही बात हमने परसों अविनाश जी से भी पता की थी कि अविनाश सर, दीपक जी की गिरफ्तारी हुई है तो क्या आईसीआईसीआई बैंक पर फर्क पड़ा? उन्होंने भी कहा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, वैसा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दीपक कोचर तो कुछ थे ही नहीं बोर्ड के अंदर भी। और अब ये मैटर ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो चुका है। और मेरे लिए एक आईसीआईसीआई बैंक का और ट्रिगर है। मैं इसको किसी भी तरीके से किसी तरह से कनेक्ट नहीं कर रहा, बट केवी कामत इस सरकार के बुक्स के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन पे है, उनकी गुड बुक्स में है। बीच में तो ये भी खबर उड़ी थी कि केवी कामत शायद वित्त मंत्री बनने वाले हैं इस देश के। हो सकता है बन भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं, चुनावों से पहले सरकार ऐसे फैसले भी लेती है भाई। 4 साल 3 साल वित्त मंत्री कोई और रहे, लास्ट 1.5 साल आपको ऐसा वित्त मंत्री मिल जाए जिससे कि लगे कि हाँ छवि बदल रही है, पॉलिटिकल स्टंट सही हो भी सकता है आगे चल के ऐसा हो जाए। खैर एनी हाउ, लेकिन केवी कामत सरकार के गुड बुक्स में, केवी कामत फाउंडर मेंबर रहे किसी जमाने में आईसीआईसीआई बैंक में। मेरे को ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक को लेकर कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। बाय कॉल है सीएलएसए की, उन्होंने जो अंदर लिखा मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ हेडलाइंस के बेसिस पर और इनके 4-5 ट्रिगर के बेसिस पर ये कह सकता हूँ कि आईसीआईसीआई बेस्ट कॉल हो सकती है आने वाले दिनों में। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है, जयशंकर वी मीट हुई है। वी यानी कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी डिप्लोमेसी वाली एक बैठक है शुरू हुई है। 5 पॉइंट पे रिजॉल्व कर लिए गए, स्टैंड ऑफ हो गया कि भाई ठीक है, इस पे हम एग्री हो गए हैं। जब मैंने वो 5 पॉइंट पढ़े तो साफ साफ दिख रहा है कि उसके अंदर डिप्लोमेसी है, उसके अंदर मिलिट्री नहीं है। वो 5 पॉइंट मिलिट्री एंगल से कुछ भी नहीं है, उसमें डिप्लोमेसी था। कैसे? मैं आपको 3-4 पॉइंट बता देता हूं जो मेरे को याद है अभी। पहला पॉइंट, उन्होंने कहा जी हम वाद विवाद को जो चल रहा है उसको कम्युनिकेशन से दूर करेंगे, इसमें मिलिट्री कहीं इन्वॉल्व नहीं, मिलिट्री एक्शन कहीं इन्वॉल्व नहीं। पहला, उन्होंने ये कहा कि जो हमारा जेस्चर अभी बना हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे, और जो हमारे बीच का एक करार है हम उसको फॉलो करेंगे। कहीं भी ये नहीं आया कि मिलिट्री वापस हो रही है, कि आपने गलती किया, मैंने कहा हमने माफ़ी मांग ली, ऐसा कहीं नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि हमारे जो सैनिक हैं वहाँ पे जो बॉर्डर पे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, वो ऐसे कोई डायलॉग्स नहीं करेंगे जिससे आग भड़के। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे सैनिक पीछे हट रहे हैं, आप भी पीछे हटाओ, हम भी पीछे हटा रहे हैं। तो इनके जो 5 पॉइंट के थे वो डिप्लोमेसी के ही थे। और ऑफ कोर्स फॉरेन मिनिस्टर तो डिप्लोमेसी ही करेगा ना, तो फॉरेन मिनिस्टर का तो डिप्लोमेटिक तरीके से ही जंग जीतना होता है, फौज का होता है। डिफेंस मिनिस्टर का काम है कि हाँ कोई सख्त एक्शन उनकी तरफ से आए। तो इस एक्शन को मैं इस बैठक को मैं अच्छे से तो मानता हूँ कि कम से कम डायलॉग्स तो शुरू हुए, लेकिन ये डायलॉग वैसे नहीं है कि जिससे कि आर्मी या एलएसी पे कहीं भी थोड़ा तनाव कम हो जाए। तनाव वैसा है
बट हाँ, ये एक साइड में एक अलग से प्रोसेस, पॉजिटिव प्रोसेस को शुरू किया गया है। तो मैं इसको 50% रैंकिंग देता हूँ। इसके बेसिस पर तो मैं कम से कम खरीदारी नहीं करूंगा, इसलिए मैंने बात आपके सामने रखी, सिर्फ ये मैंने बात आपके सामने रखी। नाउ एक और चीज, एक और हेडलाइंस, मारुति सुजुकी, जैपनीज कंपनीज है सुजुकी मोटर्स, जिसके साथ मारुति का करार है, मारुति सुजुकी लिखा जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक सुजुकी का हो गया, इसलिए मारुति की गाड़ियों पे सुजुकी का बकायदा लोगो वोगो सब आपको लगा हुआ दिखता होगा। वो कह रहे हैं कि हमने अपना स्टेक को बढ़ा दिया, और स्टेक बढ़ाकर हमने अपना 56% कर दिया। ऑलरेडी मेजॉरिटी स्टेक तो था ही, अब उसको भी और बढ़ाया, 56% किया। इनका गुजरात में एक प्लांट था, वहां पे ऑपरेशन हो गया है। इनका एक गुड़गांव में प्लांट है, मानेसर में, वहां ऑपरेशन हो गया। इनके 2 मेजर प्लांट है जहां से सारी बड़ी गाड़ियां जिनकी अच्छा, आपको ध्यान होगा कि बेलिनो की किसी जमाने में वेटिंग हुआ करती थी, अब बेलिनो की बहुत वेटिंग नहीं है। मैं तो कह सकता हूँ, हो सकता है शायद वेटिंग 0 भी हो, एक तो लॉकडाउन और सब की वजह से भी, क्योंकि इनका गुजरात प्लांट शुरू हो गया, तो वहां से इन्होंने कुछ एक गाड़ियां वहां पे बनाना शुरू कर दिया है, यूनिट्स को शुरू कर दिया। ठीक है, हालांकि गुजरात प्लांट पे ये भी कह रहे हैं कि आगे चल के ई-व्हीकल्स भी वहीं बनाएंगे, ये मानेसर में भी करेंगे, बट गुजरात प्लांट में भी करेंगे। कोई भी कंपनी अगर मेजोरिटी स्टेक होल्डर है और वो और स्टेक बढ़ा रहा है, तो कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए आपको भी। तो मारुति सुजुकी के लिए अच्छी खबर है, क्या इसको देख के मैं खरीदूंगा? शायद भाव को देख के ना मैं खरीदूं, लेकिन हाँ, बायसनेस मेरी पॉजिटिव रहेगी इस खबर के बाद। नेक्स्ट, अब आते हैं जरा, ये हेडलाइंस कंप्लीट हुई, अब मैं आता हूँ जरा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जल्दी से आपको निफ्टी के लेवल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ये हमने स्क्रीन शेयर किया, निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। जो हमने बनाया एज इट इज चल रहा है, किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस हमने नहीं किया। आपके सामने हमने ये बात रखी थी कि 525, 550 शायद ही बाजार तोड़े। हमने ये बात भी रखी थी कि 325, 300 का रेंज पार हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 525 की तरफ जाएगा। हमने ये बात भी आपके सामने बड़ी साफ साफ तरीके से रखी थी कि शायद 150 नहीं तोड़ेगा, और ये हमने आपका भी सहयोग इसमें लिया। हमने पोल भी करवाया था, जिसमें मेजोरिटी लोगों ने कहा कि भी 150 से लेकर 450, 500 तक की रेंज ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। अभी तो सितंबर तक का है, हम अभी 11 तारीख है, जाएगा सितंबर का पूरा महीना इसके अंदर, बट लेकिन लग रहा है कि हाँ ऐसा ही होगा। अब आप देखो, ये नीचे का एक लेवल है जो मेरा देख पा रहे हैं, यानी कि जो इस तरह की ब्लू लाइन है, उसमें आप वो भी खत्म हो रहा है, और एक सपोर्ट भी है 150, उसको ब्रेक ही नहीं किया, उसको अटेम्प्ट को एक इसने कन्वर्जन किया और वापस आ गया 400 और 450 तक भी आया। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा 500 तक भी आया, लेकिन क्या इस रेंज को पार कर रहा है? नहीं, ये एक रेजिस्टेंस की रेंज भी है, इसी के बीच में रहेगा। ये तो मैंने कई दिन से आपको बता रहा हूँ, और मेरे को लग रहा है आने वाले दिनों में भी शायद इसी के बीच में रहेगा। ये आने वाले दिनों का मतलब क्या सर? आने वाले दिनों का मतलब ये है कि कम से कम 2 या 3 दिन और इस 2 या 3 दिन में अगर कोई भी तरफ का ब्रेक होगा तो फिर वो शॉर्ट्स को कवर करवाएगा या लॉन्ग्स को कवर करवाएगा, आइदर साइड। या तो 150 तोड़े अब, या तो 550 तोड़े अब। 550 से 150 ये रेंज होगी 400 पॉइंट की। इस 400 पॉइंट के अंदर आपको ऊपर नीचे शायद आपको होता दिखे। बड़ी वजह क्या, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। पहले एक बार जरा मैं स्क्रीन शेयर करके जल्दी से ऑप्शंस का आंकड़ा भी दिखा देता हूँ। इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि उसी रेंज के अंदर ही है। अगर आपको यकीन ना हो रहा तो आप पुराने दिन के यूट्यूब चैनल उठा के हमारे देख लीजिए, आपको साफ पता लग जाएगा, बहुत बड़े बड़े तौर पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट 11500 वाली कॉल पे आ जाओ। ये मैं 17 तारीख की जो डेरिवेटिव एक्सपायरी है उसकी कॉल्स बता रहा हूँ। 11500 की कॉल में आ जाओगे तो आपको फिर से वो दिख रहा होगा कि हल्का हल्का रिट्रेसमेंट, हल्का हल्का दबाव, थकान आपको साफ दिख रही होगी। आज एक तो आज ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 11500 वाली कॉल पे ही है। अगर आप देख रहे हो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो सबसे ज़्यादा 10,000 यूनिट्स का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 11500 वाली कॉल पे, यानी कि मेक ब्रेक तो 11500 हो गया। अब क्या 200 वाली कॉल पे कुछ नहीं है, 300 वाली कॉल पे कुछ नहीं है, इसके ऊपर वाली कॉल पे इंटरेस्ट है 50% का इंटरेस्ट है। 11600, 11700 वाली कॉल, 700 में तो खैर कम ही है, 11600 वाली में बिल्कुल भी नहीं है। प्रीमियम 74 रुपये का है, जस्टिफिकेशन वाला प्रीमियम है कम से कम। अच्छा सर, आप ये प्रीमियम का जस्टिफिकेशन कैसे कर लेते हैं? तो बड़ा अजीब सा बात है। अब मैंने सर फिर से कई बार बोलूंगा कि जब तक आप डेरिवेटिव्स के आंकड़े को 3 से 4 दिन तक के लिए अपने माइंड में स्टोर नहीं करके रखोगे, आपको जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। डेरिवेटिव एक दिन का सौदा नहीं होता। डेरिवेटिव के अंदर अगर मेरे को 11 बजे कोई ट्रेड लेना और मैं 10 बजे डेरिवेटिव के आंकड़े देखना शुरू करूं,
तो मेरे को लगता है कि शायद एनालिसिस गलत हो सकता है। डेरिवेटिव का सबसे बेस्ट तरीका जो मेरे को ऐसा लगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि कम से कम आप 2-3 महीने का बैकलॉग अपने माइंड में रखो। ये कॉल कितने की थी, डाटा कैसा बन रहा है, चेंजेस कहाँ हुए हैं, तो फिर आपको अच्छे से याद रहेगा। फिर अच्छे से आप लिंक कर पाओगे, कनेक्शन अच्छे बिठा पाओगे। ऐसा नहीं कि 1 घंटे के अंदर पता नहीं लग सकता, खूब पता लग जाता है। आजकल इंडिकेटर्स हैं, दुनिया जान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 3 दिन का बैकलॉग अपने डेरिवेटिव्स का अपने माइंड में रखना चाहिए हम सबको। अगर हम डेरिवेटिव्स का कोई भी डाटा एनालिसिस करते हैं, 11500 वाली पुट पे आ जाओ, वहाँ पे हल्का सा प्रीमियम एडिशन है, बराबर बराबर का ओपन इंटरेस्ट है, वहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 9,000 है। सामने सामने आप देखोगे तो ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो ये चीज जो डाटा हमने आपके सामने अभी रखा, तो ये क्लियर बता रहा है कि अभी निफ्टी के अंदर हमको थोड़ा सा रुक के चलना चाहिए ट्रेड। ठीक, तो आज के लिए मेरे को लग रहा है थोड़ा साइडवेज रह सकता है बाजार। आज कुछ खास मोमेंटम ना मिले, थोड़ा साइडवेज रहे मार्केट। ठीक, मैं एक बार जरा वापस से स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। मेरे पास उसमें अब कुछ ज़्यादा है नहीं अभी बताने के लिए। मेरे को सिर्फ एक ही कॉल पुट से मेरे काफ़ी हद तक आइडिया लग रहा है मेरे को। हाँ, नीचे की कॉल पुट्स अगर देखनी हो तो वो एक बार आप चेक कर लेना, अपने डेरिवेटिव एनालिस्ट जो भी आपका है, आप उससे राय ले लेना। मैं जरा निफ्टी की बैंक निफ्टी आ जाऊँ, फिर रोहित शिंगरे वेट कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैं निफ्टी बैंक जल्दी से देख लेता हूँ। निफ्टी तो आपको पता लग ही गया होगा। निफ्टी बैंक के अंदर पिछले 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि निफ्टी का पुल बैक तो आ गया, बट बैंक निफ्टी का पुल बैक आके 200 दिन के एवरेज पे रुक रहा है। ये आवरली चार्ट आपको साफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आपको स्क्रीन में थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, देख लीजिए। मैंने आपसे अब कहा था कि इसका जो इफेक्ट हो रहा है थोड़ा डिले हो रहा है। एक्चुअली बैंक निफ्टी थोड़ा डिले है। मैं ये भी बोलूंगा 2 दिन गाड़ी पीछे है निफ्टी से। 2 दिन, 2 घंटे नहीं, 2 दिन पीछे है। ये हर चीज डिले कर रहा है। इसने क्या किया कि पहले तो 100 दिन के एवरेज भी ब्रेक नहीं कर रहा था, जब निफ्टी ने अपने आप को डेटोरेट किया, खराब किया। उसके बाद जब ये 100 दिन के एवरेज को ब्रेक करके यानी कि येलो लाइन के नीचे आ गया, तो उसके बाद से इसका स्ट्रेंथ नहीं बन रही इसके अंदर। निफ्टी को तो ले आया रिलायंस ऊपर, बट बैंक निफ्टी को कौन लेके आएगा ऊपर? बैंक निफ्टी का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं था। थोड़ा बहुत एंडरसन ने कोशिश की, थोड़ा बहुत आईसीआईसीआई ने कोशिश की, बस उनकी वेटेज के हिसाब से बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा सकता, क्योंकि एचडीएफसी चाहिए, 1-2 एनबीएफसी उस तरह से बड़ी चाहिए। तो मार्केट का मोमेंटम थोड़ा सा लैकलस्टर है। उसको तो रिलायंस ने बचाया। रिलायंस तो 2070 से 2300 तक हो गया। 300 पॉइंट अगर रिलायंस चलेगा कि निफ्टी नहीं चलेगा? चलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कौन सा खलीफा आया कि जो कि बैंक निफ्टी को रेंज से बाहर ले आता? कोई नहीं लेके आया। इसलिए बैंक निफ्टी अपने 200 दिन के रेंज को रिस्पेक्ट करता है, अभी भी कर रहा है। इसलिए मेरा कन्विक्शन उतना स्ट्रांग नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 525 पार करते समय बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा एब्सेंट है। एब्सेंट तो नहीं बोलूंगा, डिले है। कह रहा नहीं हाउ, मैं जब तक ये 200 की रेंज पार नहीं, यानी कि 22,500-600 की रेंज पार नहीं करता और उसके 22,900 की रेंज पार नहीं करता, मैं तो बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग का ट्रेड तो नहीं ही लूंगा। हाँ, मैं निफ्टी के अंदर कल मैंने लिया 11,400 वाली 6 रुपये की कॉल थी, हमने ली। हमारा टोटल लिस्ट 6 रुपये का था और कल मैंने शो कंप्लीट करते करते आपको 22 रुपये तो रेट ही दिखा देते। बाद में तो खैर और भी बाजार चला होगा, मैंने तो रेट ही नहीं देखी उसके बाद। खैर एनी हाउ, अब ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे एनालिसिस।